नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राजस्थान में 3 महीने बाद हाईकोर्ट पहुंचा कांग्रेस का 91 विधायक, मंत्रियों के इस्तीफे की मामला। अयोध्या के दुकानदारों को मिला सीएम योगी का साथ, समाधान के लिए घर घर पहुंच कर रहा प्रशासन। राजस्थान सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में बनी सहमति, सभी भर्तियों में बैकलॉग देने का फैसला। बच्चा पैदा होने से पहले कहता है, आजम खान के इस बयान पर एक और एफआईआर दर्ज। आइए नजर डालते हैं खबर के विस्तार पर। राजस्थान में इसी साल 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। विधानसभा में भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौर ने हाई कोर्ट के वकील हेमंत नाहटा के साथ उच्च न्यायालय में पहुंचकर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में इस बात का आधार बनाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधायकों के इस्तीफे पर 2 माह बाद तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अब हाईकोर्ट को देखना होगा कि अनुच्छेद 212 का तो अतिक्रमण दायर की गई इस जनहित याचिका में तो नहीं हो रहा है। 25 सितंबर 2022 को प्रदेश के कांग्रेस सरकार समर्थित 91 विधायकों ने अपनी अपनी सीटों से स्वैच्छिक त्यागपत्र देने का निर्णय लेते हुए इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सौंपा था, लेकिन 2 महीने पश्चात भी त्यागपत्रों को स्वीकार नहीं किया गया है। किसी भी विधानसभा सीट में स्वेच्छा से इस्तीफा दिया जाना विधायकों का अधिकार होता है। वहीं 91 विधायकों से जबरन हस्ताक्षर कराए जाने या उनके त्यागपत्र पर किसी अपराधी द्वारा हस्ताक्षर कूट रचित कर दिए जाने की कोई सूचना अध्यक्ष के पास नहीं थी। विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखने वाली उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक भव्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा, ताकि अयोध्या पहुंचने वाले लाखों राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। इसी बीच मंदिर निर्माण के साथ ही ट्रस्ट की ओर से यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि रामनगरी आने वाले किसी भी राम भक्त को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों और प्रशासनों के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता रहता है। दरअसल अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही सादागंज में नया घाट तक रामपथ, बिरला धर्मशाला, सुग्रीव किला से लेकर राम जन्मभूमि तक जन्मभूमि पथ और सिंगार हाटबेरिया हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक भक्ति पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी कारणों से इस साल व्यापार कर रहे दुकानदारों की दुकानें चौड़ीकरण की जद में आ रही थी, जिसके लेकर समस्या इतनी उत्पन्न हो गई कि आखिरकार योगी सरकार इसमें हस्तक्षेप करने से जुट चुके हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के 3 दिनों से चल रहा वार्ता आखिरकार सफल हो गई है और संघर्ष समिति और सरकार के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने एक कमेटी की गठन करने की बात कही है, जो 1 महीने के अंदर MBS के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर समाधान करेगी। गुर्जर नेता विजय बेंसला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम सरकार के इस फैसले से खुश हैं और अब राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत होगा। बेंसला ने स्वीकार किया कि वह चुनाव लड़ेंगे, चाहे गंगानगर से ही क्यों न लड़ना पड़े। सरकार की ओर से मंत्री अशोक चांदना और देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना मीडिया से जरूर रूबरू होंगे।
उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में 4 दिन में आग जाकर समाधान निकल गया है, जिन्हें प्रमुख मांगों में बनी सहमति है कि 1 नंबर में एमबीसी समाज को मिलेगा भर्तियों में बैकलॉग का लाभ, 2 है रीट के 272 और 1250 पदों के मामले में बनी कमेटी 1 माह में देगी रिपोर्ट, तीसरी नंबर है एमबीसी वर्ग के लोगों को SC/ST की भांति मिलेगा ट्यूशन फीस का लाभ सहित आधी मांग भी इसमें शामिल है। सपा के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान के खिलाफ रामपुर के गज थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी असीम रजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। CO सिटी अनुज चौधरी ने बताया है कि शहनाज बेगम की तहरीर पर गंज थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि सुतुरखाना में आयोजित जनसभा में आजम खान ने महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी दी है। उनका बयान सभी महिलाओं का अपमान है, जिसके बाद IPC की धारा 294B 354 का 1, 4, 504, 505, 509, 153A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली स्थित JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर चर्चा में है। JNU परिसर में स्थित कई इमारतों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। JNU परिसर को ब्राह्मण विरोधी नारों से विपरीत किए जाने की घटना पर JNU प्रशासन हरकत में आया है और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। JNU के कुलपति ने SIS यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा दीवारों पर और संकाय कक्षों को विकृत करने की घटना को गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखकर उसे विरूपित किया गया, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है। विद्यार्थियों ने दावा किया है कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारों के साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ द्वितीय की इमारत में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि JNU के VC ने कुछ अज्ञात तत्वों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी से करने के वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र के विपक्ष में पर्यटन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोढ़ा ने शिवराज के आगरा से मुगल सम्राट औरंगजेब की कैद से बचकर भागने की ऐतिहासिक घटना की तुलना शिंदे के शिवसेना छोड़ने से करके एक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है, जबकि शिवसेना ने कहा कि उनके महान मराठा योद्धा के बारे में सही ज्ञान नहीं है। हालांकि लोढ़ा ने बाद में कहा कि उन्होंने शिवाजी महाराज और शिंदे के बीच कोई तुलना नहीं की है। शिवाजी महाराज अत्यधिक पूजनीय है, मेरा मतलब महान योद्धा को कमतर साबित करना नहीं था। एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग की है कि लोढ़ा को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई मंत्री शिवाजी के बारे में ऐसे कह सकता है और वह महाराष्ट्र में वह अब माफ़ी मांग रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्मार्ट मीटर लगाने गए विद्युत कर्मियों के साथ उपभोक्ताओं द्वारा मारपीट का घटना सामने आई है। मामला सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ले का है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने गए विद्युत कर्मियों के साथ उपभोक्ता द्वारा मारपीट की गई है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस वायरल वीडियो में स्थानीय लोग विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं।
मारपीट की इस घटना में अरुण कुमार गिरी नामक जूनियर लाइनमैन का सिर फट गया, जिसे इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि मीना बाजार पावर सब स्टेशन में तैनात विद्युत कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने मछुआ टोली मोहल्ले पहुंचे थे। स्मार्ट मीटर लगाने के क्रम में उपभोक्ता नरेश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं विद्युत कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी नरेश कुमार नहीं माना और आक्रोशित होकर अपने समर्थकों के साथ मिलकर विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस दौरान पुलिस जवानों की उपस्थिति में असामाजिक तत्वों ने विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट की है। बीजेपी शासित कई राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी समान अधिकार संहिता लागू करने के लिए कमेटी बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में कहा कि वह देश में समान अधिकार संहिता लागू करने के पक्षधर हैं। मध्य प्रदेश में भी कमेटी बना रहे हैं। शिवराज के मुताबिक जो लोग शादी जैसे पवित्र बंधन के नाम पर जनजातीय भाई बहनों की जमीन हड़पने का छल करते हैं, कई बार बड़े खेल हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि खुद जमीन नहीं ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। कई बदमाश ऐसे भी आ गए हैं जो आदिवासी बेटी से शादी करके ज़मीन उसके नाम पर ले लेते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान अधिकार नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज़्यादा शादी क्यों करें कोई, एक देश में दो विधान क्यों चले, एक ही होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूँ, जहाँ समान नागरिक का संहिता को एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए ही होनी चाहिए। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पौनी रियासी में अमर जवान का उद्घाटन किया और परम पूज्य संत बालक योगेश्वर दास जी की महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित की हैं। उपराज्यपाल ने वीर स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि वीर नारियों, हमारे दिग्गजों को सलाम और उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद आतंकवाद का पोषण करने वाले उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए राष्ट्र वास्तव में बहादुर जवानों की ऋणी है। उपराज्यपाल ने कहा कि चहुमुखी आर्थिक विकास हमारे लिए प्राथमिकी महत्व है ताकि प्रत्येक के परिणाम स्वरूप लोगों के लिए कहीं अधिक समृद्धि आएगी। जम्मू कश्मीर ने पिछले 3 वर्षों में एक बड़ी दूरी तय की है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रगति के पहिए को आगे बढ़ाया है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। यह सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी। हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मंधाना उप कप्तान होगी। तेज गेंदबाज पूजा वत्सकर चोटिल हैं, इसी वजह से इस सीरीज के लिए उनकी सिलेक्शन पर विचार नहीं किया गया। T20 की सीरीज में 5 मैच मुंबई में ही होंगे। पहले 2 T20 जहां नवी मुंबई के DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे तो आखिर 3 मैच बेब्रॉन स्टेडियम में होंगे। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए एक सीरीज अहम होगी। बता दें कि अगले साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के महिला T20 वर्ल्ड कप खेलना जाने वाला है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। भारत ने अक्टूबर में ही श्रीलंका को हराकर वुमेन्स एशिया कप जीता था।
ऐसे में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि देश में 1 दिसंबर को 34,980 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4,278 लक्षणों वाले और 30,702 बिना लक्षणों वाले थे। एक दिन पहले चीन में 36,061 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो मौजूदा आंकड़ों से कम है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग की है। दशकों के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन बीजिंग और शंघाई समेत 8 शहरों में फैल भी चुका है, जिसके बाद से जनता ने के गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से नियमों के कुछ ढील दी गई है, लेकिन जीरो कोविड रणनीति बरकरार रहेगी। हालांकि चीन सरकार ने विरोध या शी जिनपिंग की आलोचना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में लड़कियों के स्कूल में हुए एक आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को जिले के अंजाम वारसका इलाके में स्थित एक आर्मी स्कूल में हुई, जहां चल रही मीटिंग के दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार जिला पुलिस के हवाले से बताया गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स में पेरेंट्स डे समारोह के दौरान आतंकवादियों ने पास के एक पहाड़ से गोलाबारी की। हमले के समय स्कूल में मौजूद छात्र, अभिभावक, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच चुके हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मृतक की पहचान मस्ती खान के रूप में हुई है। वह स्कूल के पास से गुजर रहा था, तभी एक गोली उसे लगी। घायल सुरक्षा अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर भाग निकले हैं। इस घटना ने 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले को यादें ताज़ा कर दी हैं, जिसमें स्थानीय लोगों में भय और दहशत पैदा कर दी है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भारत को लेकर चीन के खतरनाक इरादों का खुलासा करते हुए भारतीय सीमा पर चीन की नई सैन्य चौकी बनाए जाने को चिंताजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन का यह फैसला बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता का एक और चिंताजनक संकेत है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक नई चौकी स्थापित की गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग त्सो में सैनिकों को रखने के लिए सैन्य चौकी बनाई है। वहीं राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पुराने डर रेख पर चलना नहीं छोड़ा है। देश में अब भी घरेलू दमन, उइगर मुस्लिमों के से क्रूर उत्पीड़न और ऑनलाइन गलत सूचना के प्रयासों से वृद्धि जारी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत से ताइवान जलमंडलमु मध्य तक चीन के बढ़ते प्रयास वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य आक्रमण के संकेत भी हैं। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा है कि चीन की आक्रामक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए जरूरी है कि अमेरिका अपने सहयोगी के साथ सुरक्षा और खुफिया सहयोग का विस्तार करे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहद महत्वपूर्ण समय पर G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है।
कोविड के बाद दुनिया ईंधन, खाद्य और उर्वरक की कमी के से दबाव में है और आतंकवाद, कालाधन और जलवायु परिवर्तन जैसी दीर्घकालीन चुनौतियां भी हमारे लिए सामने हैं। भारत की स्पष्ट सोच है कि इन सब का मुकाबला लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करने से होगा। विदेश मंत्री ने दिल्ली में के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंडिंग कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के छात्रों से संवाद किए हैं। वहां जयशंकर ने कहा है कि भारत को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ पर G20 की अध्यक्षता मिली है। भारत कोविड के बाद खाद्य, ऊर्जा और सफलता मूलक स्वास्थ्य समाधान सहित तात्कालिक महत्व के विषय पर G20 देश के बीच एक राय बनाकर समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री के कथन को उन्होंने दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि G20 अध्यक्षता में भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्योन्मुखी और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत का काम केवल बात करने तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत देने वाली खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में गिरावट के आने के बाद एविएशन टरबाइन ईंधन यानी ATF के भाव में 2.3% की कटौती की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने ATF की कीमत 2.3% घटा दी है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक राजधानी दिल्ली में ATF की कीमत 2,775 रुपये प्रति किलोमीटर यानी 2.3% घटाकर 1,17,587.64 रुपये प्रति किलोमीटर हो गई है। ATF के दामों में कटौती के से विमान कंपनियों को खासी राहत मिलेगी। जानकारों का मानना है कि रेल कंपनियों के ATF के दाम में कटौती से हवाई टिकटों की कमी में कीमत में आ सकती है। दरअसल विमानों की परिचालन लागत में से लगभग 40% हिस्सा विमान ईंधन का होता है। आपको बता दें कि ATF के दाम में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को संशोधन किया जाता है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब को दिल्ली के तिहाड़ जेल से नार्को टेस्ट के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल लाया गया, जहां वो 2 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में नार्को टेस्ट हुआ। इससे पहले 5 बार रोहिणी के FSL ऑफिस में आफ्ताब का पोलोग्राफी टेस्ट किया जा चुका है। इस बीच दौरान आफ्ताब पर हमले की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हड्डा ने बताया है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो गया है। पुलिस के अनुसार नार्को टेस्ट श्रद्धा हत्याकांड में खुलासे के लिए बेहद अहम माना जाता है। मामले से जुड़े कई अहम सवाल नार्को टेस्ट से पूछे गए। इसे कड़ी पूरे वारदात का खुलासा भी किया जा सकेगा। नार्को टेस्ट पूरा होने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक के लिए और आफ्ताब को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हमले की आशंकाओं के बीच सुरक्षित तरीके से नार्को टेस्ट वहीं करवाया गया है और नार्को टेस्ट के लिए कई तरीके की दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए जाते हैं, जिसमें आरोपित को किसी तरीके की दिक्कत ना हो पाए। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इस प्रकार से बने रहें। नमस्कार।